मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड थर्ड वीडियो, और इस वीडियो में हम कोलॉइडल स्टेट, जिसे हमने सेकेंड वीडियो ऑफ सरफेस केमिस्ट्री में स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे चार्ज एट कोलॉइडल पार्टिकल्स। जो सेकेंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोटेक्शन एंड गोल्ड नंबर, और इस वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे मीसेल्स। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और वो है ऑरिजिन ऑफ चार्ज एट कोलॉइडल पार्टिकल्स। लिंडेर और पिक्टन ने सबसे पहले पता लगाया कि कोलॉइडल पार्टिकल्स पर चार्ज होता है। सिमिलर और सेम अमाउंट में चार्ज होने के कारण कोलॉइडल सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स के बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शंस होते हैं। जो चार्ज होता है उसके बारे में कई व्यूज दिए गए। एक व्यू ये दिया गया कि डिस्पर्स्ड फेस या डिस्पर्सन मीडियम में जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके डिसोसिएशन से चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं। ये भी बताया गया कि जो फ्रिक्शन होता है दोनों के बीच में, मीन टू से द फ्रिक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज। लेकिन जो आजकल थ्योरी है उसमें पहली थ्योरी है वो है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये थ्योरी ये बताती है कि कोलॉइडल पार्टिकल डिस्पर्सन मीडियम में प्रेजेंट कॉमन आयन को एड्सॉर्ब करते हैं। द चार्ज एट कोलॉइडल पार्टिकल is due to preferential adsorption of ion of common ion present इन द मीडियम में जो भी कॉमन आयन होगा उसको कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रेफरेंशली एड्सॉर्ब करते हैं, और एड्सॉर्ब पार्टिकल्स के कारण ही चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराएं विद KBr, तो सिल्वर ब्रोमाइड सॉल्व बनेगा। अब अगर KBr एक्सिस में, तो ये Br माइनस, क्योंकि K प्लस आयंस होंगे और Br माइनस आयंस होंगे,
K प्लस और Br माइनस आयन में AgBr को अगर हम देखें तो Br माइनस कॉमन होगा, इसलिए Br माइनस आयन यानी कि ब्रोमाइड आयंस का प्रेफरेंशली एडजॉर्प्शन होगा और K प्लस आयंस मीडियम में होंगे। अगर इस सॉल्व के पार्टिकल्स पर चार्ज देखें तो नेगेटिव होगा, और अगर AgNO3 एक्सिस में लिया जाए तो मीडियम में इस बार Ag प्लस आयन एक्सिस में होंगे जो प्रेफरेंशली एड्जॉर्ब होंगे, और NO3 माइनस आयंस मीडियम में होंगे और ये पॉजिटिव सॉल्व। अब हम जो सेकेंड थ्योरी है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी, उसे देखें। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी। हेल्महोल्ट्ज ने बताया कि कोलाइडल पार्टिकल पर 2 टाइप्स लेयर होती है, और उनमें जो फर्स्ट लेयर होती है कोलाइडल पार्टिकल के चारों ओर जो फर्स्ट लेयर होती है वो फिक्स्ड होती है और वो ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन होती है। जो कोलाइडल पार्टिकल होता है वो मीडियम से कॉमन पार्टिकल को एड्जॉर्ब करता है, जिसके कारण कोलाइडल पार्टिकल के चारों ओर चार्ज पार्टिकल्स की लेयर क्रिएट हो जाती है और उस लेयर को कहते हैं फिक्स्ड लेयर। इट इज ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस बाय द कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम द मीडियम। और जो फर्स्ट लेयर होती है इसके चारों ओर काउंटर आयंस की मूवेबल लेयर होती है, उसे मूवेबल लेयर कहा जाता है। मूवेबल लेयर इट इज ड्यू टू attracted counter ions around the fixed layer, it is movable। एक साइंटिस्ट थे स्टेर्न, उन्होंने भी इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया और उसमें उन्होंने बताया जो फिक्स्ड लेयर थी, हेल्महोल्ट्ज ने जिसे फिक्स्ड लेयर कहा उसे इन्होंने कॉम्पैक्ट लेयर कहा, और जो जिसे हेल्महोल्ट्ज ने मूवेबल लेयर कहा उसे स्टेर्न ने डिफ्यूज लेयर कहा। स्टेर्न ने यह भी बताया कि कॉम्पैक्ट लेयर और डिफ्यूज लेयर मीन टू से फिक्स्ड लेयर और मूवेबल लेयर के बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, उसे जीटा पोटेंशियल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेर्न द 2 layers आर कॉम्पैक्ट लेयर विच इज फिक्स्ड and diffuse layer which is movable. The potential difference between the compact and diffuse layers is called as zeta potential, and the value of zeta potential is given as 4 pi eta into u upon d, where eta is viscosity, u is velocity of particle under applied electric field, and d is dielectric constant। तो ये तो रहा ऑरिजिन ऑफ चार्ज के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हेट्रोजीनिटी। किसी भी सिस्टम के अगर प्रत्येक हिस्से की कंपोजिशन आइडेंटिकल होती है तो उसे होमोजीनियस कहते हैं, और अगर आइडेंटिकल नहीं होती तो उसे हेट्रोजीनियस सिस्टम कहा जाता है। जो कोलाइड्स होते हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट होता है, इसलिए जो कोलाइड्स होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है फिल्टरेबिलिटी।
मैंने बताया था कि कोलॉइड्स ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को पार कर जाते हैं, लेकिन अगर हम अल्ट्रा फिल्टर का यूज करें या एनिमल मेम्ब्रेन का यूज करें या पार्चमेंट और सेलोफेन मेम्ब्रेन का यूज करें तो कोलॉइडल पार्टिकल्स इनको पार नहीं कर पाते। ये सभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स को पार नहीं कर पाते। फर्स्ट प्रॉपर्टी हेट्रोजेनिटी, कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस। सेकंड प्रॉपर्टी इज फिल्टरेबिलिटी, colloidal particles pass through ordinary filter but don't pass through ultrafilters, animal membranes, parchment और cellophane membrane। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड है वो है कलर। कोलॉइडल सॉल्यूशन का कलर एक तो डिपेंड करता है साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल, साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड। साथ ही साथ कोलॉइडल सॉल्यूशन का कलर इस ढंग पर भी निर्भर करता है जिस ढंग में ऑब्जर्वर स्कैटर्ड लाइट को देखता है, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन मैनर in which observer receives scattered light। तो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो पार्टिकल के साइज और नेचर पर, और साथ ही साथ उस ढंग पर भी निर्भर करता है जिस ढंग से ऑब्जर्वर पार्टिकल की स्कैटर्ड लाइट को ऑब्जर्व करता है। अगर पार्टिकल का साइज 6 × 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर है in case of silver salt, अगर सिल्वर सॉल में पार्टिकल्स का साइज 6 × 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर होता है तो इसका कलर होता है येलो। और अगर पार्टिकल का साइज 15 × 10⁻⁴ मिलीमीटर होता है तो उसका कलर होता है वॉयलेट। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। अब हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो देखेंगे और वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। अगर हम ऑर्डिनरी सॉल्यूशन लें और कोलॉइडल सॉल्यूशन लें तो ऑर्डिनरी सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स एग्रीगेट होते हैं और कोलॉइडल साइज में चेंज होते हैं जिससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाता है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे वो छोटे साइज के होंगे। जब वो आपस में मिल जाते हैं, एग्रीगेट होते हैं तो कोलॉइडल साइज में कन्वर्ट होते हैं। तो जो कोलॉइडल पार्टिकल होगा इन कंपेरिजन टू सॉल्यूशन उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होती है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम हो जाती है। ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज टू फॉर्म कोलॉइडल साइज्ड पार्टिकल्स, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर कंपैरेटिवली स्मॉल देन द ट्रू सॉल्यूशंस। सरफेस एरिया, अगर हम किसी भी सब्सटेंस को एक टुकड़े में लें और पीसेस में लें तो सरफेस एरिया टुकड़े का कम होगा और स्मॉल पीसेस का ज़्यादा होगा। तो कोई भी सब्सटेंस जब डाला जाता है और वो कोलॉइडल पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, मीन टू से डिस्पर्स्ड फेज अगर एक टुकड़े के रूप में होगी तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन में वो डिस्पर्स हो जाती है छोटी छोटी पार्टिकल्स में, कोलॉइडल साइज्ड पार्टिकल्स में, तो उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है
उतनी ही ज़्यादा एडजॉर्प्शन पावर होती है। इसलिए जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनकी एडजॉर्प्शन पावर ज़्यादा होती है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स इन कोलॉइडल स्टेट इज इनॉर्मस एज कंपेयर टू द इक्वल मास ऑफ मैटर in usual coarse grained size. Due to large surface area, colloidal systems show extensive adsorption of foreign molecules. ज़्यादा सरफेस एरिया होने के कारण जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा मात्रा में एड्जॉर्ब होते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड देखेंगे और वो है टिंडल इफेक्ट। जब कोलॉइडल सॉल्यूशन पर लाइट डाली जाती है और उसे राइट एंगल से माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो पाथ ऑफ लाइट चमकता हुआ दिखाई देता है और जो पाथ होगा वो एक कोन के फॉर्म में होगा। इसे टिंडल कोन कहा जाता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद उसे स्कैटर करते हैं, जिससे कोलॉइडल पार्टिकल के चारों ओर हैलो बन जाता है और कोलॉइडल पार्टिकल बड़े साइज का दिखाई देने लगता है। When light is passed through a colloidal solution and viewed at right angle, the path of light gets illuminated in form of cone. This cone is called as Tyndall cone, and the phenomenon is called as Tyndall effect. Each colloidal particle absorbs incident light and then emits in all directions in form of halo. For example, blue appearance of sky and sea, path of light in dark. अगर हम किसी अंधेरे कमरे में आती हुई लाइट को देखें तो उस लाइट का पाथ चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि एयर भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है और डस्ट पार्टिकल्स लाइट को एब्जॉर्ब करके स्कैटर करते हैं, जिससे उसके चारों ओर एक हैलो बन जाता है। जो टिंडल इफेक्ट है वो तभी दिखाई देता है जब कोलॉइडल पार्टिकल के साइज और वेवलेंथ में काफी डिफरेंस होता है। साथ ही साथ डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में भी काफी अंतर होता है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन the diameter of colloidal particle is not much smaller than the wavelength of light used. जो डायमीटर होना चाहिए वो यूज्ड वेवलेंथ की लाइट से बहुत कम नहीं होना चाहिए, और जो सेकेंड कंडीशन है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। ये तो रहा टिंडल इफेक्ट के बारे में। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स को देखेंगे और वो है ब्राउनियन मूवमेंट। जब किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन को पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो उसके पार्टिकल्स कंटिन्यूअस, रैपिड, जिगजैग, रैंडम मोशन करते हुए दिखाई देते हैं। इसे ही कहा जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स में
पॉलिन ग्रेन्स को वाटर में डाल करके माइक्रोस्कोप से देखा तो पाया कि वो रैपिड जिगजैग रैंडम कंटिन्यूअस मोशन करते हुए दिखाई दे। इस मोशन को ही ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट कहा गया। जब डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल्स कोलॉइडल पार्टिकल्स के साथ इंपैक्ट करते हैं तो वे जिगजैग पैटर्न में मूव होते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल्स और डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल्स का इंपैक्ट अनइक्वल होता है। अगर कोलॉइडल पार्टिकल का साइज बढ़ता है तो अनइक्वल इंपैक्ट होने की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। और अगर हम सस्पेंशन को देखें तो उसमें डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि ब्राउनियन मोशन दिखाई नहीं देती। Continuous rapid zigzag random motion of colloidal particles under a powerful ultra microscope is termed as Brownian motion. Robert Brown discovered that the pollen grains placed in water move continuously and randomly in zigzag path and termed this type motion as Brownian motion. It results due to impacts of molecules of dispersion medium with colloidal particles. It is assumed that unequal impacts cause zigzag motion, and as size of colloidal particle increases, probability of unequal impacts decreases, due to which Brownian motion becomes slow. In case of suspension, the size of particle become enough large, due to which Brownian motion is not observed. तो ये तो रहा ब्राउनियन मोशन के बारे में या ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स को देखेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स एंड इट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को यू ट्यूब में लेकर इलेक्ट्रोड फिट करें और करंट पास करें तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उन पर चार्ज होने के कारण वे अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट होते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। When potential difference is applied across two electrodes immersed in colloidal solution, the colloidal particle move towards oppositely charged electrode. The movement of colloidal particles under the influence of electric field is known as electrophoresis. अब हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज एट कोलॉइडल पार्टिकल। तो अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स निगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर मीन टू से कैथोड की ओर माइग्रेट हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि इन पर पॉजिटिव चार्ज है। और इन ए केस अगर पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे तो इसका मतलब होगा कि उन पर नेगेटिव चार्ज है। इफ कोलॉइडल पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स कैथोड मीन टू से नेगेटिवली चार्ज प्लेट और इलेक्ट्रोड, देन इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज। एंड इफ कोलॉइडल पार्टिकल मूव टुवर्ड्स एनोड मीन टू से पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, then the colloidal particle possess negative charge. तो अगर कोलॉइडल पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की ओर या पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है।
और अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि उन पर पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रोड कैथोड की ओर मूव करते हैं तो इसे कैटाफोरेसिस कहते हैं। इट इज नोन एज कैटाफोरेसिस। और अगर एनोड की ओर मूव करते हैं देन इट इज टर्म एज एनाफोरेसिस। अगर कैथोड की ओर पार्टिकल्स मूव करें तो कैटाफोरेसिस, और अगर एनोड की ओर मूव करते हैं तो इसे कहते हैं एनाफोरेसिस। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज वाटर को प्यूरिफाई करने में किया जाता है। साथ ही साथ जो दूसरा यूज है वो है इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट में जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं। एक्चुअली स्मोक जो है वो एक कोलॉइडल सोल्यूशन है और उसमें कई सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो हार्मफुल होते हैं, और कोलॉइडल सॉल्यूशंस में कोलॉइडल पार्टिकल्स पर चार्ज होता है तो उन्हें इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से रिमूव किया जा सकता है। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ रबर ऑन मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पर रबर की कोटिंग करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। इन डिटरमिनेशन ऑफ चार्ज एट कोलॉइडल पार्टिकल, कोलॉइडल पार्टिकल पर किस तरीके का चार्ज है वो मैंने बता दिया, किस तरीके से डिटरमिन किया जाता है। तो ये तो रहा इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। अब हम कुछ ऐसे कोलॉइड्स देखेंगे जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और कुछ ऐसे कोलॉइड देखेंगे जिन पर नेगेटिव चार्ज। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्ट्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो पॉजिटिव सॉल्ट्स के जो एग्जांपल हैं उनमें पहला है हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ऑल आर हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स। सेकेंड है बेसिक डाई स्टफ्स। इस तरीके का एग्जांपल है मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन। थर्ड एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, ब्लड में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पॉजिटिवली चार्ज सॉल है, जबकि ब्लड जो है ब्लड वो नेगेटिवली चार्ज सॉल है। मेटल ऑक्साइड्स फॉर एग्जांपल टाइटेनियम ऑक्साइड। और जो नेगेटिव सॉल्ट्स के एग्जांपल्स हैं उनमें पहला है मेटल सॉल्ट्स, फॉर एग्जांपल सॉल्ट्स ऑफ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एटसेट्रा। सेकेंड इज मेटल सल्फाइड सॉल्ट्स, आर्सेनिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड। थर्ड एग्जांपल इज एसिड डाई स्टफ्स, ईओसिन, कॉन्गोरेट। नेक्स्ट एग्जांपल है सॉल्ट्स ऑफ स्टार्च, गम, ब्लड, जिलेटिन, क्ले, चारकोल एटसेट्रा। और जो लास्ट एग्जांपल है नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट्स का वो है स्मोक। स्मोक में कार्बन पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये तो रहा इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स को देखेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स पर आते हैं और वो है सेडिमेंटेशन और डाउन इफेक्ट। अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन को काफी समय तक रखे रहने दिया जाए तो उसके पार्टिकल्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सेटल डाउन हो जाते हैं। इस सेटलिंग को ही कहा जाता है सेडिमेंटेशन। इस इफेक्ट को डॉर्न ने 1880 में सबसे पहले देखा था, इसलिए इसे डॉर्न इफेक्ट भी कहा जाता है। डॉर्न इफेक्ट में जो सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स होती है वो एक स्लो प्रोसेस है।
और इस प्रोसेस में हैवी पार्टिकल्स पहले सेटल होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स बाद में सेटल होते हैं। हैवी पार्टिकल्स की सेटलिंग के कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसे डॉर्न पोटेंशियल कहा जाता है। जो सेडिमेंटेशन है ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का रिवर्स प्रोसेस है, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है और पार्टिकल्स माइग्रेट होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस में पोटेंशियल डिफरेंस के कारण पार्टिकल्स माइग्रेट होते हैं, जबकि डॉर्न इफेक्ट में पार्टिकल्स के माइग्रेशन से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। Settling down of colloidal particles under influence of gravity is called sedimentation. It was first noticed by Dorn in 1880. It is very slow process. During this process, heavy particles settle first, due to which electropotential develops, which is known as Dorn potential. It is just reverse of electrophoresis. In electrophoresis, particles move due to applied potential, while in Dorn effect, potential developed due to movement of particles. अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स को देखेंगे और वो है कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन। कोलॉइडल पार्टिकल्स पर आइडेंटिकल चार्ज होने के कारण उनके बीच रिपल्सिव फोर्सेस काम करते हैं और ये रिपल्सिव फोर्सेस ही कोलॉइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जब वो एक दूसरे के को रिपेल करेंगे तो उनकी सेटलिंग पॉसिबल नहीं होती और इस चार्ज को यदि किसी तरीके से समाप्त कर दिया जाए तो कोलॉइडल पार्टिकल्स एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिलकर सेटल हो जाते हैं। इस इफेक्ट को कहा जाता है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन और सेडिमेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेडिमेंटेशन में पार्टिकल्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी सेटल होते हैं, उनका चार्ज डिसअपियर नहीं होता, और कोएगुलेशन में चार्ज डिसअपियर हो जाता है जिससे वो सेटल होते ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन पहले चार्ज डिसअपियर होता है। और जो डॉर्न इफेक्ट या सेडिमेंटेशन होता है उसमें चार्ज डिसअपियर नहीं होता। The colloidal particles have repulsive forces due to identical charge. These repulsive forces are responsible for the stability of colloid as they don't allow them to settle. If somehow charge is removed, they aggregate or flocculate and settle down. The settling or precipitation of colloidal particles by removal of charge is called coagulation. The coagulation of solution can be brought about in many ways. कई तरीके से कोएगुलेशन को किया जा सकता है। एक तो पहला तरीका यह है कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला दे, कोलॉइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट मिला दे। इलेक्ट्रोलाइट का जो भी अपोजिटली चार्ज्ड आयन होगा वो कोलॉइडल पार्टिकल से कंबाइन करेगा और उसे न्यूट्रल कर देगा। दूसरा जो तरीका है बाई बॉइलिंग। बॉइलिंग अगर हम करते हैं तो जो कोलॉइडल पार्टिकल होता है उसके ऊपर जो लेयर होती है जिसके कारण कोलॉइडल पार्टिकल पर चार्ज आता है
वो लेयर डिसअपियर होने लगती है, जिससे चार्ज कम होने लगता है और सेटलिंग पॉसिबल हो जाती है। बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोलॉइडल पार्टिकल अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पर माइग्रेट करता है और वहां जाकर के न्यूट्रल हो जाता है। बाई परसिस्टेंट डायलिसिस, बाई परसिस्टेंट डायलिसिस, अगर लगातार डायलिसिस किया जाता है तो उससे भी कोलॉइडल पार्टिकल पर एडजॉर्ब्ड लेयर रिमूव हो जाती है, जिससे कोलॉइडल पार्टिकल सेटल डाउन हो जाती है। बाई मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सॉल्ट्स, दो अपोजिटली चार्ज सॉल्ट को अगर आपस में मिला देंगे तब भी कोएगुलेशन पॉसिबल होगा, और इस तरीके के कोएगुलेशन को कहते हैं म्यूचुअल कोएगुलेशन। अब हम कोएगुलेशन से ही रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फ्लोकुलेशन वैल्यू। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेशन पावर को फ्लोकुलेशन वैल्यू के टर्म्स में लिखा जाता है। कोएगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलाइट के मिनिमम मिलीमोल पर लीटर कंसंट्रेशन को फ्लोकुलेशन वैल्यू कहते हैं। The coagulating power of an electrolyte is represented in terms of flocculation value. The minimum concentration of an electrolyte in millimoles per liter required to cause coagulation is called flocculation value. कोएगुलेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट के मिनिमम मिलीमोल कंसंट्रेशन को फ्लोकुलेशन वैल्यू कहते हैं। अब किसी इलेक्ट्रोलाइट की फ्लोकुलेशन वैल्यू कम है तो इसका मतलब होगा कि उसकी कोएगुलेशन पावर अधिक है, और अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की फ्लोकुलेशन वैल्यू अधिक है तो इसका मतलब होगा कि उसकी कोएगुलेटिंग पावर कम है। द स्मॉलर द फ्लोकुलेशन वैल्यू द हायर विल बी कोएगुलेटिंग पावर। जितनी ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर होगी फ्लोकुलेशन वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के कम मात्रा में मिलीमोल्स रिक्वायर्ड हैं तो इसका मतलब है कि उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है हार्डी-सुल्जेस रूल। कोलॉइडल पार्टिकल्स अपोजिटली चार्ज आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के साथ कंबाइन होकर कोएगुलेशन शो करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के अपोजिटली चार्ज आयन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, या ये कहें जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी, उसकी कोएगुलेशन पावर उतनी ही अधिक होगी। कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस with increase of valency of oppositely charged ion, which is also known as effective ion. In coagulation of negative salt, अगर negative salt का coagulation कर रहे हैं तो positively charged ion पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी coagulation पावर उतनी ही अधिक होगी। तो ऑर्डर जो होगा वो हो जाएगा Sl4 प्लस की सबसे ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर होगी, उससे कम Al3+ आयंस की, उससे कम बेरियम 2+ आयंस की, और सबसे कम सोडियम आयंस की। इसी तरीके से अगर पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट का कोएगुलेशन हो तो उसमें एनायंस की कोएगुलेटिंग पावर का ऑर्डर जो होगा वो इस तरह होगा। सबसे ज्यादा होगा FeCl4 4-, उससे कम होगा PO4 3-, उससे भी कम होगा SO4 2-, और सबसे कम होगा Cl-।
ये तो रहा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स एंड गोल्ड नंबर। मेरे बेटे अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और वो है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, तो मैंने बताया था कि लायोफिलिक कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी लायोफोबिक कोलॉइड्स से ज़्यादा होती है, क्योंकि लायोफिलिक कोलॉइड्स लायोफोबिक कोलॉइड्स के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा सॉल्वेटेड होती है। अधिक सॉल्वेशन के कारण स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड बढ़ जाती है। अगर लायोफोबिक कोलॉइड में लायोफिलिक कोलॉइड मिला दिया जाए तो लायोफोबिक कोलॉइड की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। यानी कि जो लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं वो लायोफोबिक कोलॉइड का प्रोटेक्शन करते हैं। लायोफिलिक कोलॉइड लायोफोबिक कोलॉइड के पार्टिकल के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। यह लेयर इलेक्ट्रोलाइट से कोएगुलेशन को प्रोटेक्ट करती है। लायोफिलिक कोलॉइड्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलॉइड्स ड्यू टू बीइंग एक्सटेंसिव सॉल्वेटेड। Lyophobic colloids can be stabilized by addition of lyophilic colloid. Hence, lyophilic colloid acts as protective colloid. Some examples of lyophilic colloids which acts as protective colloid are gelatin, starch, hemoglobin, gum, etc. The protective colloid, mean to say lyophilic colloid, forms a layer around the lyophobic colloidal particle to prevent it from coagulation. जो लायोफिलिक कोलॉइड होते हैं, मीन टू से जो प्रोटेक्टिव कोलॉइड की तरह बिहेव करते हैं, उनकी प्रोटेक्टिव पावर को गोल्ड नंबर के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया। The protective power of a protective colloid is represented in terms of gold number and can be defined as, और इसे किस तरीके से डिफाइन किया गया है? The minimum number of milligrams of a protective colloid which just prevent the coagulation of 10 ml solution, 10 ml standard gold sol solution by the 1 ml of 10% NaCl solution. स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल के 10 ml का 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन से कोएगुलेशन रोकने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स इन मिलीग्राम्स रिक्वायर्ड होती है, उसी को कहते हैं गोल्ड नंबर। अगर हम इसे और समझते हैं, 10 ml गोल्ड सॉल ले लीजिए, ये रेड कलर्ड होता है। इसमें अगर हम 1 ml 10% NaCl ऐड करेंगे तो ये रेड से ब्लू हो जाता, यानी कि कोएगुलेशन हो जाता। इस कोएगुलेशन को रोकने के लिए हमें प्रोटेक्टिव कोलॉइड के जितने मिनिमम मिलीग्राम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो कहलाती है गोल्ड नंबर। तो हम 10 ml सोल्यूशन लेंगे गोल्ड का,
उसमें मान लिया x ml प्रोटेक्टिव कोलाइड x मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड मिला है और मिलाने के बाद 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन ऐड किया। अगर कलर रेड से ब्लू हो जाएगा इसका मतलब होगा कोएगुलेशन होगी। तो फिर हम प्रोटेक्टिव कोलाइड की अमाउंट को और बढ़ा देंगे। x + 1 मिलीग्राम हमने ऐड किया। उसके बाद फिर से बिंदु से 10 ml लिया, उसमें x + 1 मिलीग्राम ऐड किया और फिर से हमने 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन ऐड किया। अब अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटेक्शन हो गई। हमें मिनिमम मिलीग्राम्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, x + 0.5 मिलीग्राम ऐड करके देखेंगे। अगर कलर चेंज होता है तो इसका मतलब प्रोटेक्शन नहीं हुआ, तो फिर हम उसमें थोड़ी सी अमाउंट और बढ़ा देंगे और जैसे ही प्रोटेक्शन हो जाए वो मिनिमम अमाउंट ही कहलाती है गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर को अगर डिफाइन करें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल का 1 ml 10% NaCl से कोएगुलेशन रोकने के लिए जितने मिनिमम मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड ऐड करने होते हैं उनकी नंबर को ही कहा जाता है गोल्ड। किसी भी प्रोटेक्टिव कोलाइड की गोल्ड नंबर जितनी कम होगी उसकी प्रोटेक्शन पावर उतनी ही अधिक होगी। मीन टू से प्रोटेक्टिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। अब हमने कुछ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की गोल्ड नंबर को भी लिखा। प्रोटेक्टिव कोलाइड एंड इट्स गोल्ड नंबर। जिलेटिन की गोल्ड नंबर होती है 0.005 to 0.01। कैसीन की होती है 0.01। गम की होती है 0.15 to 0.25 और हीमोग्लोबिन की होती है 0.03। ये तो रहा प्रोटेक्टिव कोलाइड एंड गोल्ड नंबर के बारे में। प्रोटेक्टिव कोलाइड एंड प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड एंड गोल्ड नंबर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। मेरे बेटे अब हम देखेंगे मीसल्स। कई सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे सोप है, डिटर्जेंट है, ये लो कंसंट्रेशन होने पर इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं और अधिक कंसंट्रेशन होने पर, हाई कंसंट्रेशन होने पर कोलाइड की तरह बिहेव करते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर होने पर और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन होने पर इनके मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो जाते हैं और एक क्लस्टर टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे मीसेल कहते हैं। जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर होने पर मीसेल फॉर्म होती है उसे कहते हैं क्रेफ्ट टेम्परेचर और जिस कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन होने पर मीसेल फॉर्मेशन होता है उसे कहा जाता है क्रिटिकल मीसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। Certain substances like soaps and detergents behave as electrolytes at low concentration and as colloids at high concentration. Above a particular temperature which is called as Kraft temperature and above a particular temperature
कंसंट्रेशन होगा यहाँ पर, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन called as critical micellization concentration CMC. The substances constitute associated or aggregated colloids in form of cluster known as micelles. मिसेल में मॉलिक्यूल आपस में एक झुंड की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। कई मॉलिक्यूल्स एक साथ इकट्ठा होकर एक झुंड की तरह, स्वार्म की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को ही कहा जाता है मिसेल। सोप्स के हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे, सोडियम स्टीरेट, CH3 CH2 होल 16 COO माइनस Na+। ये एक्चुअली सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं। जब ऑयल और फैट का सैपोनिफिकेशन किया जाता है, आइदर इन प्रेजेंस ऑफ sodium hydroxide or by potassium hydroxide, then formation of soap takes place, and one example is sodium stearate. The next example of soap is sodium palmitate, CH3 CH2 whole 14 COO minus Na+. And the example of detergent is sodium lauryl sulfate, CH3 CH2 whole 11 SO4 minus Na+। तो ये तो रहा मिसेल क्या होती है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। अब हम समझेंगे मिसेल फॉर्मेशन की मैकेनिज्म। तो जो सोप और डिटर्जेंट होती है, सोप को अगर हम देखें तो मैंने बताया कि सोप ऑयल्स एंड फैट्स के डिसोसिएशन से मिलने वाले फैटी एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, जिन्हें हम RCOONA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट होकर के RCOO माइनस और Na+ आयंस देंगे। अगर हम RCOONA को देखें तो इसकी स्ट्रक्चर में R जो है वो एक लॉन्ग चेन है। मैंने फार्मूला बताया था CH3 CH2 होल 16 सोडियम स्टीरेट में। तो ये एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है, तो इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके इसी से जुड़ा होता है C डबल बॉन्ड O माइनस। ये पार्ट पोलर पार्ट होता है और इसे हम हेड कहते हैं। और जो चैन होती है इसे कहा जाता है टेल। हेड वाटर सॉल्युबल होता है, या ये कहें हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक वाटर सॉल्युबल होगा और ऑयल इनसॉल्युबल पार्ट होगा, जबकि जो टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक है मीन टू से दिस पार्ट इज सॉल्युबल इन ऑयल और फैट बट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जब सोप और डिटर्जेंट का कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर वैल्यू से अधिक होता है तो जो डिसोसिएटेड पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल है मीन टू से कंटेनिंग टेल एंड हेड, ये एक क्लस्टर के फॉर्म में एग्रीगेट होगा और इसका हेड
एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर की सरफेस की ओर होता है, क्योंकि हेड हाइड्रोफिलिक है, तो जो वाटर होगा उसकी तरफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर में हेड होगा, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, इसलिए टेल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल स्ट्रक्चर की ओर ओरिएंटेड रहेगी, और इस तरीके से एक स्फेरिकल एग्रीगेट मिलता है जिसमें वाटर जो सॉल्यूशन में होगा उसकी ओर हेड होता है, और जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगी उसके सेंटर की ओर टेल ओरिएंटेड होगी, और इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बनती है उसे कहा जाता है मीसेल। ये तो रहा मीसेल के बारे में। अब हम मीसेल से ही रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखें। अब हम मीसेल से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और वो है क्रिटिकल मीसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। इसे सीएमसी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बताया था कि मीसेल का फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब सरफेस एक्टिव एजेंट का कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन से ज्यादा हो। अगर इससे कम कंसंट्रेशन रहेगा तो जो सोप होता है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, और जब इससे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है तो क्लस्टर फॉर्मेशन होता है, या ये कहें कि मीसेल फॉर्मेशन होता है। प्रत्येक मीसेल सिस्टम के लिए क्रिटिकल मीसेलाइजेशन कंसंट्रेशन की वैल्यू डेफिनेट होती है और डिफरेंट होती है। सोप्स के केसेस के लिए क्रिटिकल मीसेलाइजेशन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻³ मोल पर लीटर होती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है मीसेल से रिलेटेड वो है क्रेफ्ट्स टेम्परेचर। मैंने ये भी बताया था कि मीसेल फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर होने पर ही पॉसिबल होता है, इसे क्रेफ्ट्स टेम्परेचर कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिटिकल मीसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। द फॉर्मेशन ऑफ मीसेल टेक्स प्लेस above a particular concentration called as critical meselization concentration. Every micelle system has a specific value of critical meselization concentration. For soaps, the critical meselization concentration value is 10⁻⁻⁴ to 10⁻⁻³ mole per liter. Crafts temperature. The formation of micelle takes place only above a particular temperature which is called as Crafts temperature. अब हम मीसेल से ही रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और वो है क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप से किस तरीके से वॉशिंग होती है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डर्ट क्या है। हमारी स्किन लगातार ऑयली सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट करती है और वो फैब्रिक पर इकट्ठा हो जाता है। उसी में डस्ट पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स फंस जाते हैं और इसे डर्ट कहते हैं। कहीं भी स्मोक, कार्बन, डस्ट पार्टिकल्स का ऑयल या ग्रीस के साथ इकट्ठा होना कहलाता है डर्ट। डर्ट और स्टेन इज एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट, स्मोक, कार्बन पार्टिकल्स इन ग्रीस और ऑयली सब्सटेंसेस। अब हम जब सोप को अप्लाई करते हैं तो सोप के डिसोसिएशन से जो एनायन बनता है
RCOONA डिसोसिएट होता है RCOO माइनस और Na प्लस में। जो RCOONA है इसमें इसे कहते हैं टेल और इसे कहा जाता है हेड। जो टेल होती है वो ऑयल सॉल्युबल होती है और साथ ही साथ वाटर इनसॉल्युबल होती है। टेल है वो ऑयल सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल होती है, जबकि हेड वाटर सॉल्युबल होता है और ऑयल इनसॉल्युबल होता है। तो जो टेल है वो ग्रीस में पैच्ड हो जाती है और जो हेड होता है वो सरफेस पर इकट्ठा हो जाता है और इस तरीके से और ग्रीस जो होगी वो एक ऐसी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी जिसकी सरफेस नेगेटिवली चार्ज होती है। नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के पास नहीं आती हैं, लेकिन एक इमल्सन के फॉर्म में होती हैं और ये जो इमल्सन है वो जब एक्सेस में वाटर डाला जाता है तो उसके साथ निकल जाती है और इस तरीके से जो फैब्रिक है या क्लॉथ है वो क्लीन हो जाता है। Dirt or stain is accumulation of dust, smoke, carbon particles in grease or oily substance. When a soap is applied to a dirty fabric, the tails of soap anions are passed into the oil and polar heads protrude from the grease surface and form a चार्ज्ड लेयर अराउंड इट। ग्रीस के चारों ओर एक नेगेटिवली चार्ज लेयर हो जाती है। हेड जो है वो सरफेस पर होंगे और टेल जो है वो ग्रीस में पेस्ट होंगे। These negatively charged oil droplets cannot coalesce and a stable emulsion is formed. This emulsion of dirt can be washed away by water. यहां पर एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि जो सोप होता है वो सरफेस टेंशन को कम कर देता है और जब सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स फैब्रिक के अंदर तक चले जाते हैं और जो ये प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन को कम करने की जो प्रॉपर्टी है वो क्लीनाइजिंग एक्शन में हेल्पफुल होती है। द सोप आल्सो रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर due to which water enters deeply in fabric. This property helps in cleanizing. तो ये तो रहा क्लीनाइजिंग के बारे में।